चलिए, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अभी तक जो हमने बात किया है थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। देखो हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा एक बार हम रिवाइज करेंगे जिन चीजों को हम पढ़कर आए हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने बात किया था कि रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले हमने बात किया था। और जब ब्रीदिंग का हमने बात किया था तो हमने क्या बात किया था कि एटमॉस्फेयर की एयर का लंग्स तक पहुंचना। देखो सबसे पहले क्या होना है कि एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो कहां तक पहुंचना है, वो लंग्स तक पहुंचना है। और एटमॉस्फेयर की एयर का लंग्स तक पहुंचना, हाँ बेटा कल का वीडियो अभी थोड़ी देर में तुम्हें मिल जाएगा सिद्धार्थ। कल का वीडियो आज किन्हीं कारण से अपलोड नहीं हो पाया, अभी क्लास खत्म होते होते अपलोड हो जाएगा, तुमको मिल जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने बात किया था कि एटमॉस्फेयर की एयर का लंग्स तक पहुंचना, ये क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इस बात को याद रखना है, कहां पहुंचना, एक्सटर्नल ईयर का, एटमॉस्फेयर की एयर का लंग्स तक पहुंचना क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर लंग्स से एयर कहां जाएगी, देखो सबसे पहले लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के ब्लड में पहुंचेगा। देखो लंग्स में क्या होता है, एयर भी पाया जाता है। अगर मैं लंग्स की बात करूं तो लंग्स में एयर भी होता है, और एयर के अलावा लंग्स में क्या होता है, ब्लड भी होता है। एयर कहां पर होता है, एल्वेओलाई के अंदर, और ब्लड कहां होता है, एल्वेओलाई की दीवार में ब्लड होता है। इस बात को जरा अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। एल्वेओलाई के अंदर एयर होता है, और एल्वेओलाई की दीवार में क्या होता है, एल्वेओलाई की दीवार में याद रखना ब्लड होता है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि एल्वेओलाई के अंदर का जो ऑक्सीजन है वो एल्वेओलाई से निकलकर कहां चला जाएगा, लंग्स में पाए जाने वाले ब्लड में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो फिर से मेरी एक बात को समझो जरा, एक दो बातें हैं जिनको ढंग से हम समझ लें तो चीजों को समझना हमें बहुत आसान हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात जो हमें दिमाग में सेट करना है कि एटमॉस्फेयर का एयर कहां तक पहुंच जाएगा, लंग्स तक। और एटमॉस्फेयर का एयर लंग्स तक पहुंच गया, इसका मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर का एयर अगर लंग्स तक पहुंच जाता है तो उसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना। गॉट इट माई पॉइंट, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। अब एयर जिसमें बहुत सारा ऑक्सीजन है, एयर जिसमें बहुत सारा ऑक्सीजन है, ऐसे बहुत सारा ऑक्सीजन वाला एयर अब कहां पर है, याद रखना, अब ये लंग्स के अंदर है। लंग्स में कहां पर है, एल्वेओलाई में। एल्वेओलाई की कैविटी में एयर है, और एल्वेओलाई की दीवार पर क्या है, ब्लड। तो अब ये जो एयर है ये एल्वेओलाई की कैविटी से निकलकर कहां पहुंच जाएगा, एल्वेओलाई की दीवार में पाए जाने वाले ब्लड में। और एल्वेओलाई की दीवार में जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां पहुंच जाएगा, याद रखना ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाएगा लंग्स की एल्वेओलाई में। इसका मतलब पहला एक्सचेंज कहां हुआ, पहला एक्सचेंज हुआ लंग्स के अंदर। कैसे हुआ, एल्वेओलाई का जो ऑक्सीजन था वो एल्वेओलाई की दीवार पर पाए जाने वाले ब्लड में पहुंच गया, और ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो एल्वेओलाई की कैविटी में पहुंच गया। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? जरा ये बात मुझे सारे बच्चों बताओ कि ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? क्या सभी बच्चों को ये बात समझ आ रही है जो अभी मैंने समझाया, क्या सभी बच्चे उसे समझ पा रहे हैं? चलो, तो हाँ अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बार जो हमने पहले पढ़ा, जो अभी तक हम पढ़कर आए, थोड़ा सा एक बार और उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर का एयर लंग्स की एल्वेओलाई में पहुंचा, और उसे हमने कहा ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन।
फिर लंग्स की एल्वेओलाई का जो ऑक्सीजन है वो कहां पहुंच जाएगा, लंग्स की एल्वेओलाई का ऑक्सीजन कहां पहुंच जाएगा, लंग्स की दीवार पर, एल्वेओलाई की दीवार पर पाए जाने वाले ब्लड में। और उस ब्लड का ऑक्सीजन कहां, कार्बन डाइऑक्साइड कहां पहुंच जाएगा, एल्वेओलाई की कैविटी में। मतलब जो पहला एक्सचेंज हुआ, जो पहला एक्सचेंज हुआ वो कहां पर हुआ, लंग्स में। एल्वेओलाई का ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचा और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड कहां पहुंचा, वो एल्वेओलाई में पहुंच गया। तो ये पहला एक्सचेंज हो गया। अब देखो, अब जो लंग्स के एल्वेओलाई की दीवार का ब्लड है वो कैसा ब्लड हो गया, अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और ये ऑक्सीजन ब्लड से होते हुए कहां पहुंच जाएगी, टिश्यू में पहुंच जाएगी। मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ। और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कहां से कहां तक हुआ, लंग्स से लेकर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ कहां तक, टिश्यू तक। अब देखो, टिश्यू के अंदर जो सेल है उसमें बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, और टिश्यू के बाहर जो ब्लड है, मतलब लिम्फ है, उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है। तो ब्लड का ऑक्सीजन कहां पहुंच जाएगा, टिश्यू में पहुंच जाएगा। और टिश्यू का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां पर आ जाएगा, वो ब्लड में आ जाएगा। मतलब दूसरे लेवल का जो एक्सचेंज हुआ वो कहां पर हुआ, टिश्यू में हुआ। ब्लड का ऑक्सीजन टिश्यू को मिल गया, और टिश्यू का जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो किसको मिल गया, ब्लड को मिल गया। अब जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, तो ये ब्लड कहां जाएगा, ये ब्लड जो है टिश्यू से निकलकर लंग्स तक पहुंच जाएगा। मतलब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो गया। तो कुल मिलाकर ये जो सारी एक्टिविटी है ये क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, दिस एंटायर एक्टिविटी इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में दो जगह एक्सचेंज है और दो जगह ट्रांसपोर्टेशन है। पहला एक्सचेंज कहां पर है, लंग्स में है। लंग्स में क्या हो रहा है कि एल्वेओलाई का ऑक्सीजन कहां आ रहा है, ब्लड में, और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड कहां जा रहा है, वो जा रहा है एल्वेओलाई में। दूसरा एक्सचेंज कहां है, वो टिश्यू में है। ब्लड का ऑक्सीजन किसको मिल रहा है, टिश्यू को, और टिश्यू का कार्बन डाइऑक्साइड किसको मिल रहा है, ब्लड को मिल रहा है। ठीक है, तो इंटरनल रेस्पिरेशन में दो तरह का हुआ एक्सचेंज, एक लंग्स में हो रहा है और एक हो रहा है टिश्यू में। गॉट इट बाय पॉइंट। और उसके बाद जो लंग्स के ब्लड में ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा टिश्यू तक, और जो टिश्यू के ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा लंग्स तक। मतलब दो बार एक्सचेंज होगा और दो बार ट्रांसपोर्टेशन होगा। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। हाँ बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का एफिनिटी ज्यादा होगा, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम गैसियस एक्सचेंज, जब हम गैसियस ट्रांसपोर्टेशन का बात करेंगे तो इस पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे जब हम गैसियस एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे, तो हम डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। मुझे सारे बच्चे बताओ, क्या ये दोनों पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ चुके हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, क्या ये दोनों पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ चुके हैं? मुझे मैसेज करके बताओ जल्दी से। सभी बच्चों तक मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? मेरी आवाज सभी बच्चों तक पहुंच रही है? क्या मेरी आवाज गायत्री तक भी पहुंच रही है? सिद्धार्थ तक भी पहुंच रही है? ठीक है, तो बेटा अभी जरा मुझे ये बताओ कि जो अभी मैंने डिस्कस किया, क्या तुम सभी बच्चों को ये समझ में आ चुका है? चलो, फिर उसके बाद हमने बात किया था किसके बारे में, हमने बात किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बारे में हम लोगों ने क्या बात किया था, थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस कर लें। उसके बारे में फिर हमने बात किया था, उसके बारे में हमने ये डिस्कस किया था
कि फाइलम पॉरीफेरा से लेकर फाइलम एनीलिडा तक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की शुरुआत कहां से होती है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन की शुरुआत होती है फाइलम आर्थ्रोपोडा से। और आर्थ्रोपोडा का जो सबसे अच्छा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है? ट्रेकियल सिस्टम। फिर उसके बाद आर्थ्रोपोडा मोलस्का, और फिर उसके बाद पाइसिस। इनमें गिल्स पाए जाते हैं जिनको एनसीईआरटी ने लिखा है स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज और मैमिलिया में लंग्स पाए जाते हैं जिनको एनसीईआरटी ने लिखा है स्पेशल वेस्कुलराइज्ड बैग। इस तरह से एनसीईआरटी ने इसको डिस्कस किया है, इस बात को दिमाग में सेट करके रखना। गॉट इट माय पॉइंट? इस तरह से एनसीईआरटी ने इसको डिस्कस किया है। हाँ डेफिनेटली सिद्धार्थ, जो सबसे अच्छा होता है वो किसका होता है? एबीज का होता है। हम बात करेंगे उसके बारे में। हाँ अब देखो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। फिर हमने बात किया रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसका सबसे पहला ऑर्गन कौन सा था? नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के बाद क्या था? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या था? लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद क्या था? ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद क्या था? ब्रोंकस। और ब्रोंकस के बाद क्या था? लंग्स। इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने इनका डिटेल पढ़ा था। डिटेल में देखो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नेजल चैम्बर का दो ओपनिंग है। जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल नेयर। और जो इंटरनल ओपनिंग है वो क्या कहलाता है? इंटरनल नेयर्स। और उसके चैम्बर का दो भाग है। जो उसका लोअर पार्ट है वो क्या कहलाता है? वेस्टिब्यूल। और उसका जो अपर पार्ट है वो क्या कहलाता है? नेजल चैम्बर प्रॉपर। ठीक है। फिर हमने फेरिंग्स का बात किया। फेरिंग्स का कितना पार्ट है? तीन पार्ट। फेरिंग्स का जो पहला पार्ट है, अच्छी तरह से याद रखना, फेरिंग्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या, जो सबसे ऊपर है वो क्या कहलाता है? नेसोफेरिंग्स। ठीक है ना। उसका जो दूसरा पार्ट है, फेरिंग्स का जो सेकंड पार्ट है, अच्छी तरह से याद रखना, फेरिंग्स का सेकंड पार्ट क्या कहलाता है? वो जो है बक्कल कैविटी के सामने, वो क्या कहलाता है? ओरोफेरिंग्स। और उसका जो तीसरा पार्ट है जो लैरिंग्स के सामने है वो क्या कहलाता है? लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स की ईसोफेगस में ओपनिंग क्या कहलाता है? गलेट। और लैरिंग्स में ओपनिंग क्या कहलाता है? ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस का ढक्कन क्या कहलाता है? एपिग्लॉटिस। उसके बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद क्या था? ट्रेकिया। और ट्रेकिया में हमने क्या पढ़ा था? उसकी बॉल में सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग है जो हाइलिन कार्टिलेज से बनी है। और डॉर्सल साइड में क्या हो जाएगा? ये डॉर्सल साइड में इनकम्प्लीट हो जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। डॉर्सल साइड में ये क्या हो जाएगा? ये डॉर्सल साइड में इनकम्प्लीट हो जाता है। इस बात को जरा अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। ये डॉर्सल साइड में कैसा हो जाता है? ये डॉर्सल साइड में इनकम्प्लीट हो जाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने बात किया था किसके बारे में? ब्रोंकस के बारे में। ट्रैकिया के निचले एंड पर क्या है? प्राइमरी ब्रोंकस। ट्रैकिया के निचले एंड पर दो ब्रांच है और दोनों ब्रांच क्या कहलाती है? प्राइमरी ब्रोंकस। उसके बाद क्या बनता है? सेकेंडरी ब्रोंकस। उसके बाद क्या बनता है? टर्सरी ब्रोंकस। टर्सरी ब्रोंकस के बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। उसकी ब्रांच क्या कहलाती है? टर्सरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। और उसके बाद एल्वेओलर डक्ट। फिर एल्वेओलर डक्ट में हमने ये पढ़ा था कि एल्वेओलर डक्ट किसमें खुलता है? एल्वेओलर सेक। एल्वेओलर सेक में बहुत सारी एल्वेलाई है। एल्वेलाई का दीवार 3 लेयर से बना है। उसके सबसे अंदर का लेयर क्या है? सरफेक्टेंट लेयर। अगर एकदम अंदर झांक कर देखोगे तो अंदर का लेयर क्या है? सरफेक्टेंट लेयर। उसके बाद क्या है? एल्वेओलर एपिथेलियम। और एल्वेओलर एपिथेलियम के बाद क्या रह जाता है? उसके बाहर आ जाता है एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी। एल्वेओलर एपिथेलियम के बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद हो जाएगा, एल्वेओलर एपिथेलियम की हम बात करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा? एल्वेओलर एपिथेलियम के बाद हो जाएगा एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी। तो ये 3 लेयर कुल मिला के, ये 3 लेयर कुल मिलाकर क्या बनाता है? याद रखना, ये 3 लेयर कुल मिलाकर एल्वेओलाई की बॉल को बनाता है, एल्वेओलाई की दीवार को बनाता है। इस बात को सभी बच्चों को अच्छी तरह याद रखना। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात किया लंग्स के बारे में। राइट लंग में कितना लोब है? 3 लोब है। राइट सुपीरियर, राइट इंटरमीडिएट, राइट इंफीरियर। लेफ्ट लंग में कितना है? लेफ्ट सुपीरियर और लेफ्ट इंफीरियर। फिर हमने प्लूरा का बात किया। प्लूरा में कितना लेयर था? प्लूरा में 2 लेयर था। एक एक्सटर्नल लेयर था, एक्सटर्नल लेयर था जिसका नाम था पैराइटल प्लूरा।
एक अंदर का लेयर था जिसका नाम क्या था, विसरल प्लूरा। दोनों के बीच का गैप क्या कहलाता है, प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में एक तरह का फ्लूइड भरा हुआ है जिसे क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। और ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, प्लूरा। यहां तक हमने एनाटॉमी के बारे में बात किया था। एनाटॉमी के बाद हमें किसके बारे में बात करना है, फिजियोलॉजी के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो जल्दी से सारे बच्चे ये बताएंगे कि क्या एनाटॉमी का मैटर एकदम क्लियर हो चुका है। क्या एनाटॉमी में जितना हमने पढ़ा है क्या सभी बच्चों को समझ में आ चुका है। एकदम क्लियर है। चलिए फिर यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हमने बात किया था फिजियोलॉजी के बारे में। अब फिजियोलॉजी के बारे में जब हमने डिस्कशन किया था, फिजियोलॉजी के बारे में जब हमने डिस्कशन किया था, तो उसमें हमने क्या बात किया था, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमने बात किया था एक्स, जो ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये मैं आपको दिखा दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये एक मिनट रुक जाएंगे। हाँ, चलिए। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सारा पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। इसके बारे में हमने बात किया था। ये जितना पॉइंट भी यहाँ लिखा हुआ है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो चलिए एक बार फिर से इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सारे स्टेप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कल, तो एक बार फिर से इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी अभी भी बेसिकली जो हमने डिस्कस किया है वो इन पॉइंट को ही डिस्कस किया है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो हमने क्या डिस्कस किया था, सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में एयर का एक्सचेंज। ये सारी की सारी एनसीईआरटी की लाइन है। और ये एनसीईआरटी की लाइन का जो पहला पॉइंट है, यहाँ जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट क्या है, एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में एयर का एक्सचेंज। दूसरा पॉइंट क्या है, लंग एटमॉस्फेयर और एयर के बीच में, एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में एयर का एक्सचेंज। दूसरा पॉइंट क्या है, लंग्स के लेवल पर एक्सचेंज, मतलब एल्वेलाई और ब्लड के बीच में एक्सचेंज। और एल्वेलाई और ब्लड के बीच में एक्सचेंज का मतलब क्या है, एल्वेलाई और ब्लड के बीच में एक्सचेंज का मतलब क्या है, जरा इस बात को हम समझ लेंगे। इसका मतलब यह है कि एल्वेओलाई की ऑक्सीजन का ब्लड में जाना और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वेओलाई में जाना, ये एल्वेओलाई के लेयर पर एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर बात करेंगे कि टिश्यू में भी क्या होता है, एक्सचेंज होता है। कैसे होता है, ब्लड का ऑक्सीजन टिश्यू को मिलता है और टिश्यू का कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को मिल जाता है। फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स से लेकर टिश्यू तक। और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, टिश्यू से लेकर लंग्स तक। ये सारे पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं। ये सारी की सारी एनसीईआरटी की लाइन है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ये सारा का सारा एग्जैक्टली एनसीईआरटी का लाइन है जो आपके सामने लिखा हुआ है। मेरे मेरे ख्याल से कई बार हम इनको समझ चुके हैं और अभी तक ये सारी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। मेरे ख्याल से ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। मुझे जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे, जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे मैसेज करके, जल्दी से मैसेज करके बताएंगे कि क्या ये सारी बातें आप सभी बच्चों को समझ में आ चुकी हैं, जल्दी से बताएंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक हमने कल डिस्कस किया था और जैसा कि रोजाना हम उसको रिवाइज करते हैं, जो हमने डिस्कस किया होता है, तो अभी भी हम उसको रिवाइज करने जा रहे हैं। अभी हम उसको रिवाइज करने जा रहे हैं। रिवाइज हमने कर लिया है और यहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे जानने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो जल्दी से सारे बच्चे बता देंगे यहां तक जितना भी अभी हमने पढ़ा है, क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ चुका है।
तनीषा, आर यू फर्स्ट टाइम हियर? यहां पर फर्स्ट टाइम हो तनीषा तुम? ओके, आर यू फ्रॉम नांदेड़ और कोटा और दिल्ली? कहां से हो? ओके 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 ओके, इट्स ओके। क्योंकि मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे सारे देश में हैं, तो चलो। तो ये हो गया। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और यहां से आगे बढ़ने के लिए दो तीन चीजों को हमें यहां समझने की जरूरत है। तो एक दो बातों को हम यहां समझ लेते हैं, एक दो बातों को हम यहां समझ लेते हैं, फिर हम यहां से आगे बढ़ते हैं। देखो, दो तीन बातें हैं जिनको हमें समझना है, और उनको हम समझ लेंगे तो निश्चित रूप से हम चीजों को ज्यादा बेहतर ढंग से डिस्कस कर पाएंगे। तो कुछ चीजें हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहां पर बात कर लें। चलिए। हाँ, तो देखो, दो तीन बातें हमें यहां डिस्कस करना है। देखो, इंटरनल रेस्पिरेशन के दौरान बेसिकली दो तरह की एक्टिविटी होती है। एक एयर अंदर जाता है और एक एयर बाहर आता है। एयर का अंदर जाना क्या कहलाता है? इंस्पिरेशन। और एयर का बाहर जाना क्या कहलाता है? एक्सपीरेशन। गॉट इट माय पॉइंट? देखो, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को हम डिटेल से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर की एयर का लंग्स में जाना, एटमॉस्फेयर की एयर का लंग्स में जाना, ये क्या कहलाता है? इंस्पिरेशन। और लंग्स की एयर का बाहर निकलना क्या कहलाता है? एक्सपीरेशन। अब देखो, दो बातें याद रखना, ये हमारा थोरेसिक कैविटी है, और थोरेसिक कैविटी के नीचे क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। और दोनों कैविटी के बीच में क्या है? डायफ्राम। थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में क्या है? दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे, ठीक है, दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दोनों के बीच में हमें डायफ्राम मिलेगा। ये थोरेसिक कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी, दोनों के बीच में क्या है? डायफ्राम। तो याद रखना, डायफ्राम ब्रीदिंग का मेन मसल्स है। ब्रीदिंग का जो मेन मसल्स है वो कौन सा है? डायफ्राम। फिर एक बात और याद रखना, रिब्स के बीच का जो मसल्स है वो क्या कहलाता है? इंटरकोस्टल मसल्स। अगर हम रिब्स के बीच की मसल्स की बात करेंगे, क्या कहलाता है? इंटरकोस्टल मसल्स। और इंटरकोस्टल मसल्स का दो सेट है, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो मेनली ये तीन मसल्स हैं जो ब्रीदिंग का काम करती है। सबसे पहले डायफ्राम, डायफ्राम के बाद क्या होगा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, उसके बाद होगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। मेनली ये तीन मसल्स हैं जिनको सारा का सारा ब्रीदिंग करना है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना। गॉट इट माय माइंड? मेनली ये तीन मसल्स है। कौन कौन सा? डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। और इनमें याद रखना, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करते हैं? इंस्पिरेशन करते हैं। और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करता है? वो एक्सपीरेशन करता है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करता है? हाँ, ठीक है, बताता हूं, धनश्री बताता हूं। देखो, डायफ्राम कहां है? डायफ्राम थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में डायफ्राम, ठीक है। और जो हमारी रिब्स हैं, रिब्स कहां होता है? बैकबोन और स्टर्नम के बीच में। रिब्स के बीच का जो मसल्स है वो कौन सा मसल्स है? वो इंटरकोस्टल मसल्स। अगर हम रिब्स के बीच का मसल्स का बात करें तो वो कौन सा मसल्स है? इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स का दो सेट है, ठीक है ना। इंटरकोस्टल मसल्स का कितना सेट है? दो सेट है। एक वो जो रिब्स के एक्सटर्नल सरफेस पर है, और एक वो जो रिब्स के इंटरनल सरफेस पर है। हाँ सिद्धार्थ, अभी हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले इसका जो 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 इसका प्राइमरी एस्पेक्ट है, जरा एक बार उसको समझ लो, फिर हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है ना। डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पहले जो इसका प्राइमरी एस्पेक्ट है उसको हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना।
हाँ अब यहाँ पर आ जाओ। हाँ यहाँ पर हम बात कर लें, चलो अब यहाँ हम समझने का प्रयास करते हैं। जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखना, बट इस डायग्राम को देखने से पहले एक चीज मैं और आप लोगों को बता देना चाहूंगा, एक चीज के बारे में और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा इसके बारे में। चलिए हाँ एक चीज को यहां मैं डिस्कस करना चाहूंगा। देखो अगर मैं थोरेसिक कैविटी का एक टीएस काटूं, या मान लो थोरेसिक कैविटी छोड़ दो, मैं एक टीएस यहाँ रिब्स का काट कर देखता हूं, रिब्स का एक टीएस मैं यहाँ काट कर देखता हूं, ठीक है। तो देखो ये मान लो एक रिब्स है और ये दूसरा रिब्स है, ठीक है। अगर मैं रिब्स का ऐसे टीएस काट लूं तो रिब्स, और ये मान लो तीसरा रिब्स है, इन तीनों रिब्स का मैंने टीएस काटा। अगर इन तीनों रिब्स का मैं टीएस काटता हूं तो देखो रिब्स कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी जब हम इसका टीएस काटेंगे। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये लंग्स का साइड है और ये स्किन का साइड है। तो स्किन का साइड कैसा होगा, एक्सटर्नल साइड हो जाएगा, और लंग्स का साइड कैसा होगा, इंटरनल साइड हो जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट। अब देखो रिब्स के एक्सटर्नल सरफेस पर जो मसल्स है, मतलब स्किन के साइड में जो मसल्स है वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, और इसके इंटरनल साइड पर जो मसल्स है वो कौन सा मसल्स होगा, वो हो जाएगा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट। मुझे जरा सारे बच्चे बताएंगे कि एक्सटर्नल और इंटरकॉस्टल मसल्स का मतलब आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी से सारे बच्चे मुझे ये बताएंगे। हाँ एक बार और समझ लो, एक बार और समझ लो, इसका मतलब एक बार और समझ लो। देखो ये मान लो हमारी किसी एक साइड का रिब्स है, थोड़ा देर के लिए मान लो ये सेकंड रिब है, ये थर्ड रिब है और ये फोर्थ रिब है। थोड़ा देर के लिए हमने मान लिया कि ये हमारा रिब्स, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर यहां से मैं एक इस तरह से इसका सेक्शन काट लूं तो रिब्स हमें किस तरह से दिखाई देगा, ये सेकंड रिब दिखाई देगा, ये थर्ड रिब दिखाई देगा और ये फोर्थ रिब दिखाई देगा। ये स्किन का साइड है, स्किन का साइड मतलब एक्सटर्नल साइड है, ये लंग्स का साइड है मतलब इंटरनल साइड, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, स्किन के साइड में रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और रिब्स के अंदर के साइड में जो मसल्स हैं, मतलब लंग्स के साइड में जो मसल्स हैं वो क्या कहलाएंगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो पहली बात ये याद रखना कि रिब्स के बीच की जो मसल्स है वो इंटरकोस्टल मसल्स कहलाती है। पहली बात ये याद रखना, रिब्स के बीच की जो मसल्स है वो क्या कहलाती है, इंटरकोस्टल मसल्स। और रिब्स के अंदर के साइड में जो मसल्स है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो बाहर के साइड में मसल्स है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब जरा इस चार्ट के बारे में हम बात कर लें। देखो इसमें सबसे पहले हमने लिया है इंस्पिरेटरी मसल्स। और इंस्पिरेटरी मसल्स कौन कौन सी मसल्स है, एक तो डायफ्राम और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब देखो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब देखो एक बात यहां पे याद रखना, डायफ्राम ब्रीदिंग की मेन मसल्स है, ये इंस्पिरेशन भी करती है और एक्सपीरेशन भी करती है। बट इसकी जब ये एक्टिव फेज में होती है तो इंस्पिरेशन होता है, और जब ये पैसिव फेज में होती है तो एक्सपीरेशन होता है, जिसके चलते हमने इसको क्या मान लिया, जिसके चलते हमने इसे इंस्पिरेटरी मसल्स मान लिया। अदरवाइज ये इंस्पिरेशन भी करती है और ये एक्सपीरेशन भी करती है, लेकिन एक्टिव फेज में इंस्पिरेशन करती है और इनएक्टिव फेज में क्या करती है, एक्सपीरेशन। तो इसे हम इंस्पिरेटरी मसल्स मान लेते हैं।
ठीक है। एक्सपीरेटरी मसल्स मेनली कौन सी है? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। और इसमें सपोर्ट कौन करता है? सपोर्ट करता है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स एंड एब्डोमिनस मसल्स। ये दो मसल्स इसमें सपोर्ट करती है। लेकिन एक्सपीरेशन का अगर मेन मसल्स का बात करेंगे, नहीं, देखो एक बात याद रखना सिद्धार्थ, कोई भी मसल्स अगर कॉन्ट्रेक्शन में है तो एनर्जी खर्च होती है, अगर वो रिलैक्स हो गई तो एनर्जी खर्च नहीं होती। डायफ्राम में जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो इंस्पिरेशन होता है, और मसल्स का रिलैक्स होना उसका नेचुरल, उसका यूनिवर्सल नेचर है। उसके रिलैक्स होने में कोई एटीपी खर्च नहीं होता। एटीपी किसमें खर्च होता है? एटीपी उसके कॉन्ट्रैक्ट होने में खर्च होता है, उसके रिलैक्स होने में कोई भी एटीपी खर्च नहीं होता। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाओ। अब जरा दूसरे डायग्राम पे आ जाओ। ये हमने पहला डायग्राम डिस्कस कर लिया, अब जरा दूसरे वाले पे आ जाओ, इसके अगले डायग्राम पे आ जाओ। अब अगले डायग्राम पे आ जाओ। हाँ, अब यहाँ पे एक बात हमें और समझना है, एक बात यहाँ पे और समझने की है जिसको हमें डिस्कस करना है, और जिसको हमें समझने की यहाँ पे जरूरत है, तो उसको जरा हम और समझ लें। हाँ, अब यहाँ पे आ जाओ। देखो, तो हमने देख लिया कि मेनली तीन तरह की मसल्स है। एक डायाफ्राम है, मेनली यहाँ पर तीन तरह की मसल्स है। एक डायाफ्राम है, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है, और एक इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है। अब इसको समझने के पहले, इसके पहले कि हम इसे समझें, बेहतर होगा कि एक डायग्राम जो इसके बाद है उस डायग्राम को हम जरा समझ लें। उस डायग्राम को हम समझ लेंगे तो इसको समझना बहुत ही आसान हमारे लिए हो जाएगा। तो पहले जरा इस डायग्राम को हम समझ लेते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को जरा हम समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, एक डायग्राम ये इसके बाद है। जरा एक बार इस डायग्राम को यहां ध्यान से देखने की जरूरत है और इस डायग्राम को समझने की जरूरत है। देखो, ये एक एनिमल है जिसका हमने कौन सा सेक्शन लिया है? ये एक एनिमल का हमने यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल, ये एक एनिमल का हमने यहाँ पर सेक्शन लिया है और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया है। कोई भी एनिमल मान लो, ये हमने एक कंप्लीट एनिमल यहाँ पर बनाया। ये इस एनिमल का एंटीरियर एंड है, ये इसका पोस्टीरियर एंड, ये एंटीरियर एंड है और ये इसका पोस्टीरियर एंड। ये इसका डोर्सल साइड है और ये इसका वेंट्रल साइड है। एक एनिमल का अगर मैं इसको अपनी बॉडी पर अप्लाई करता हूं तो ये हेड हमारा एंटीरियर साइड है, लेग हमारा पोस्टीरियर साइड है, जो हमारा बैक है ये डोर्सल साइड, बैक हमारा डोर्सल साइड है, और ये हमारा बेली जो है वेंट्रल साइड। गॉट इट माय पॉइंट? तो यहां पर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। अब जरा इसको समझिए। ठीक है, तो अब देखो, अगर एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की ओर हम एक लाइन खींच दें, कहां से कहां खींच दें? एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड के बीच, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। मतलब हमारे हेड के सेंटर से एक लाइन हम लें जो हमारे दोनों पैरों के बीच में से गुजर जाए, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। अगर मैं इसको अप्लाई करूं ह्यूमन बीइंग पर, थोड़ा देर के लिए मान लो ये हमारा हेड है, ये हमारा नेक है, ये हमारा थोरेक्स और एब्डोमेन है, और थोड़ा देर के लिए मान लो कि ये हमारे दोनों लेग हैं। अगर यहां पर मैं अप्लाई करूं तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस हेड के बीच में से जाएगा, नेक के बीच में से जाएगा, थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में से जाएगा, और दोनों पैरों के बीच में से गुजर जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है, दूसरा एक्सेस जो डोर्सल और वेंट्रल साइड के बीच में, मतलब हमारे पीठ और हमारे बैली के बीच में है,
ये एक्सिस क्या कहलाएगा? ये एक्सिस कहलाएगा डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो हमारी बॉडी में दो एक्सिस है, एक एक्सिस हमारे हेड से लेग के बीच में है और दूसरा एक्सिस हमारे बैक और हमारे बेली के बीच में है। कुल मिलाकर दो एक्सिस हमारी बॉडी में है। इस बात को अच्छी तरह से हमें दिमाग में सेट करके रखना है कि हमारी बॉडी में टोटल कितने एक्सिस हैं? दो एक्सिस। गॉट इट माय पॉइंट? क्या ये दोनों एक्सिस सभी बच्चों को समझ में आ रहे हैं? जल्दी से बताएंगे मुझे। क्या ये दोनों एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस और डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, क्या सभी बच्चों को समझ आ रहे हैं? क्या सभी बच्चे, सारे बच्चे जवाब देंगे? अभी अभी सभी बच्चों का जवाब नहीं आया। डोर्सो वेंट्रल एक्सिस और एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, क्या ये दोनों एक्सिस सभी बच्चों को समझ आ रहे हैं? चलो अब जरा ध्यान से देखो इसको। अब देखो, हमारे एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर कौन काम करता है? डायाफ्राम काम करता है। इस बात को अच्छी तरह से यहाँ पे समझ लेना कि जो हमारा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस है, इस पर कौन काम करता है? डायाफ्राम काम करता है। और जो हमारा डोर्सोवेंट्रल एक्सिस है, उस पर इंटरकोस्टल मसल्स काम करती है। इन दोनों बातों को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करने की जरूरत है। ठीक है, अब जरा इस डायग्राम पर आ जाओ। देखो, डायाफ्राम, डायाफ्राम हमारे कौन से एक्सिस पर काम करता है? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर काम करता है। और जब डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस इंक्रीज हो जाता है। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा जब डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसी तरह से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कौन सी एक्सिस पर काम करता है? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पर। और जब ये काम करेगा तो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस का इंक्रीज हो जाएगा। और एक्सिस का इंक्रीज होना मतलब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ना। एक्सिस का जब भी इंक्रीज होगा, बच्चों अच्छी तरह से याद रखना, तो लंग्स का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी डोर्सोवेंट्रल एक्सिस पर काम करता है। और इसके एक्सिस को ये क्या करता है? इसके एक्सिस को ये डिक्रीज कर देता है। कौन डिक्रीज कर देता है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक। अब जरा एक डायग्राम यहां पर मैंने और बनाया, थोड़ा इसको भी समझ लो। देखो, ये दोनों हमारे लंग्स हैं, यहां से लेकर यहां तक जो फैले हुए हैं, ये दोनों हमारे लंग्स हैं। और उसके बीच में ये हमारा हार्ट। डॉर्सल साइड पर क्या है? ये डॉर्सल साइड में वर्टिब्री है। ठीक है। और वेंट्रल साइड में क्या है? वेंट्रल साइड में स्टर्नम। ठीक है। अब याद रखना, वर्टिब्री से लेकर स्टर्नम के बीच में रिब्स पाई जाती है, ये रिब्स है। ठीक है। और जो मसल्स रिब से बाहर के साइड में निकलता है, वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहलाता है। जबकि जो मसल्स रिब से अंदर के साइड में जाता है, जैसे ये मसल्स देखो अंदर के साइड में जा रहा है, ये वाला, तो ये जो अंदर के साइड में जाता है, ये क्या कहलाता है? ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहलाता है। मसल्स को एक बार और भी मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब मुझे बता दो, ये जितना हमने पढ़ा, जितना हमने मसल्स को जानने का प्रयास किया, क्या ये सारी बातें सभी बच्चों को समझ में आ रही? जल्दी से मुझे बता दो। ये अभी हमने मसल्स के बारे में बात किया है, बॉडी के एक्सिस के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो क्या ये सारी बातें सभी बच्चों को समझ आ रही हैं? क्या कोई क्वेश्चन किसी बच्चे के मन में है?
चलिए फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने बात कर लिया, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे बढ़ने से पहले एक बात जरा हमें यहाँ पर और समझ लेना, एक बात और हमें जरा दिमाग में रखना है, एक बात यहाँ पे और अच्छी तरह से हमको समझ लेना है। देखो, एक छोटी सी बात मैं यहाँ समझाना चाहता हूं। देखो, अगर हम लंग्स के केस में बात करें तो याद करना, जो लंग्स का वॉल्यूम है, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्स प्रोपोर्शनेट है। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इस बात को जरा अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना। अगर लंग्स का वॉल्यूम किसी भी परिस्थिति में बढ़ेगा तो लंग्स का प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर किसी भी परिस्थिति में लंग्स का वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब जरा इन दोनों चीजों पर दो डायग्राम आपके सामने हैं, इन दोनों को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। इन दोनों डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है, बहुत ही ध्यान से। सबसे पहले ये लेफ्ट वाले डायग्राम पर आ जाओ। इसमें देखो, ये जो ग्रीन कलर से बना हुआ है ये डायफ्राम। क्या है ये? डायफ्राम। अब देखो ये जो लेफ्ट साइड वाला डायग्राम, इसको मैं ए मान लेता हूं और राइट साइड वाले डायग्राम को मैं बी मान लेता हूं। तो देखो, ए वाले डायग्राम में डायफ्राम कैसा है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, बिल्कुल सीधी लाइन में है। जबकि बी वाले में देखो ये आर्च या डोम शेप हो गया है। जरा इन दोनों की कंडीशन को समझो। ए डायग्राम में डायाफ्राम बिल्कुल सीधी लाइन में है, जबकि बी डायग्राम में ये कैसा हो गया? ये आर्च शेप हो गया। डायाफ्राम जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये पहली वाली जो कंडीशन है ये डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन है। अगर डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायाफ्राम कैसा हो जाएगा? डायाफ्राम स्ट्रेट हो जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। और अगर डायाफ्राम में रिलैक्सेशन होगा, याद रखना, अगर डायाफ्राम में रिलैक्सेशन होगा, इस बात को याद रखना, तो ये कैसे हो जाएगा? डायाफ्राम आर्च्ड और डोम शेप हो जाएगा। इस बात को याद रखना, ये आर्च्ड या डोम शेप हो जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? इस बात को समझने की जरूरत है। अगर डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायाफ्राम कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और अगर डायाफ्राम में रिलैक्सेशन होगा तो डायाफ्राम कैसा हो जाएगा? आर्च या डोम शेप हो जाएगा। इस बात को ढंग से समझने की, अच्छी तरह से इस बात को समझने की जरूरत है। अब मान लो कि डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और डायाफ्राम कैसा हो गया? स्ट्रेट हो गया। जैसा परिवर्तन डायाफ्राम में होगा, जैसा चेंज डायाफ्राम में होगा, वैसा ही चेंज किस में होगा? लंग्स में भी होगा, क्योंकि लंग्स का लोअर एंड डायाफ्राम के साथ में फ्यूज होता है। तो अगर डायाफ्राम स्ट्रेट होगा, देखो अगर ये रिलैक्स होता तो ऐसा होता, तो इसके कंपैरिजन में लंग्स का वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा। जरा ढंग से मेरी बात को समझ लो। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता तो डायाफ्राम यहां पर होता। अगर ये रिलैक्स हुआ तो पहली कंडीशन के कंपैरिजन में लंग्स का वॉल्यूम इतना बढ़ गया। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? बात समझ में आ रही है? अब वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। बेसिक क्वेश्चन है कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो कितना कम हो जाएगा? ये कम होके हो जाएगा 757। कम होकर कितना हो जाएगा?
कम होकर ये 757 mmHg हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, नहीं, नंबर बिल्कुल याद नहीं रखना है, केवल समझने के लिए है। नंबर बिल्कुल याद नहीं रखना है, केवल इतना याद रखना है कि प्रेशर कम हो गया। ठीक है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमेशा 760 होता है। ठीक है, डिफ्यूजन में अधिक प्रेशर से कम की ओर जाता है, तो एटमॉस्फेरिक एयर 760 से 757 के साइड में एंटर कर जाएगी। एक बार जरा फिर से इस बात को समझो, ये ब्रीदिंग का बेसिक फिजियोलॉजी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डायफ्राम कैसे हो गया? स्ट्रेट हो गया, और इसका वॉल्यूम पहले के कंपैरिजन में इतना बढ़ गया। जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा, अभी अभी हमने बात किया था, वॉल्यूम का इनवर्स प्रोपोर्शनेट क्या होता है? प्रेशर। वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर 760 है, लंग्स का प्रेशर कम हो गया, तो बाहर से एयर कहां पहुंच जाएगी? बाहर से एयर लंग्स में पहुंच जाएगी, और बाहर से, हाँ, कॉन्ट्रैक्शन से, यस बिल्कुल ठीक बात है धनश्री, बिल्कुल ठीक बात है। देखो जरा, देखो इस डायग्राम को देखो ना, जब जब ये डायफ्राम यहां से यहां तक चला जाएगा तो लंग्स का वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा। देखो यहां से यहां तक लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमेशा कितना रहेगा? 760 ही रहेगा। तो एटमॉस्फेयर का एयर अंदर आ जाएगा। जब एटमॉस्फेयर का एयर अंदर आ जाएगा तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं। इस बात को याद रखना, क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन। अब दूसरे साइड में आ जाओ। डायाफ्राम रिलैक्स हुआ और ये डोम सेफ हो गया। अब लंग्स का वॉल्यूम स्ट्रेट के कंपैरिजन में इतना कम हो गया। अगर ये डोम सेफ हुआ तो स्ट्रेट के कंपैरिजन में, स्ट्रेट अगर ये डोम सेफ हुआ, अगर ये डोम सेफ हुआ तो स्ट्रेट के कंपैरिजन में लंग्स का वॉल्यूम इतना कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया मतलब प्रेशर बढ़ गया। गॉट इट माय पॉइंट? वॉल्यूम कम हो गया मतलब प्रेशर बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 763 या 764, वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। एटमॉस्फेयर का कितना है? ये तो 760 ही है। तो लंग्स का एयर यहां से बाहर निकल जाएगा, और लंग्स के एयर का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ये एक्सपीरेशन कहलाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, क्या कहलाता है? लंग्स के एयर का बाहर निकलना क्या कहलाता है? एक्सपीरेशन कहलाता है। अब जरा मुझे सारे बच्चे बता दो कि इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन का जो मैटर है, क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ चुका है? इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन का जो मैटर है, क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ चुका है? जल्दी से बताओ, जल्दी से सारे बच्चे बता दो। तो जरा बेहतर ये होगा कि यहाँ पर एक दो लाइन हम लोग नोट कर लें। एक दो लाइन यहाँ पे हम, एक दो पॉइंट यहाँ पे हम नोट कर लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। तो एक दो पॉइंट यहाँ पे जरा नोट कर लो। रेडी? चलो पहला पॉइंट नोट करो। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, during inspiration diaphragm will be straight. During inspiration diaphragm will be, during inspiration diaphragm will be straight, result in
result in increase in volume of lungs, result in increase in volume of lungs, result in increase in volume of lungs and decrease the pressure of lungs, decrease the pressure of lung in comparison to atmosphere, in comparison to atmosphere. In comparison to atmosphere, result in entry of air in lungs, result in entry of air in lungs, result in entry of air in lungs called as inspiration. Called as inspiration. Called as inspiration. दूसरा पॉइंट वहां पे नोट करेंगे, ड्यूरिंग एक्सपीरेशन diaphragm will be arched or dome shape. Diaphragm will be arched or dome shape. Result in decrease the volume of lungs, and increase in pressure, in comparison to atmosphere. Result in expiration. ये ब्रीदिंग की फिजियोलॉजी यहां, अच्छा पहले मुझे बताओ सभी बच्चों ने नोट कर लिया है इसको? हाँ, सारे बच्चे अपना रिएक्शन देंगे। भाई रिएक्शन देने में इतने कमजोर क्यों हो? अच्छा, आप जरा मुझे एक बात बता दो, क्या सारे बच्चों को ये फिजियोलॉजी समझ में आ चुकी है? क्या ब्रीदिंग की फिजियोलॉजी समझ में आ चुकी है? जरा इस बात का जवाब मुझे जल्दी से दे दो। अगर नहीं समझ में आई है मैं फिर समझाऊंगा। क्या सभी बच्चों को ये फिजियोलॉजी समझ में आ चुकी है? चलो, वेरी गुड। अगर आप लोगों को ये आसान लग रहा है तो निश्चित रूप से ये हम सबकी सफलता है। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लो, इसमें जो लेफ्ट साइड वाला डायग्राम है वो इंस्पिरेशन का है। इंस्पिरेशन में डायफ्राम स्ट्रेट हो जाएगा,
लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, एयर अंदर आ जाएगी। राइट साइड का डायग्राम एक्सपीरेशन का है, इसमें डायफ्राम कैसा होगा, डोम शेप, लंग्स का वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, एयर बाहर निकल जाएगी। गॉट इट माय पॉइंट? चलो अब यहां पे आ जाओ, अब जरा यहां से हम आगे बढ़ जाएं। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें समझना है, जिसे हमें दिमाग में बिठाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझाने के लिए पहले कुछ कॉमन बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ कॉमन बातें हैं जो मुझे आपको समझानी है, जरा इनको समझ लो। इनको हम समझ लेंगे तो ये टॉपिक समझना हमें बहुत ही आसान हो जाएगा। दो तीन टर्म है जिनको हमें समझना है, अगर ये दो तीन टर्म हम समझ लेंगे तो चीजें हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। इस बात को जरा दिमाग में सेट करके रखना, ठीक है ना, कि चीजें हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी अगर ये दो तीन बातों को हम समझ लेंगे। तो जरा ये दो तीन बातें हैं जिनको हमें समझना है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लें। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर लें कि ये दो तीन बातें हमें समझानी है, इनको थोड़ा हम समझ लें, ठीक है। चलो, तो ये दो तीन बातें हैं जिनको हम यहां समझने का प्रयास कर रहे हैं। और अब देखो, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो, जैसे मैं बिल्कुल आराम से बैठा हूं अभी, ठीक है, मेरा इंस्पिरेशन भी हो रहा है और एक्सपीरेशन भी हो रहा है। जब मेरा इंस्पिरेशन हो रहा है तो 500 ml एयर अंदर जा रहा है। कितना अंदर जा रहा है? 500 ml एयर। मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि इंस्पिरेशन भी हो रहा है और एक्सपीरेशन भी हो रहा है, लेकिन दोनों हो रहे हैं। और दोनों हो रहे हैं तो 500 ml एयर अंदर जा रहा है, और जब एक्सपीरेशन हो रहा है तो 500 ml एयर बाहर जाएगा। मतलब अगर आप नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हो तो 500 ml एयर अंदर जाता है, आप नॉर्मल एक्सपीरेशन करते हो तो 500 ml एयर बाहर निकलता है। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। बच्चों, इस बात को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपने इस्तेमाल नहीं किया, आप बिल्कुल नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हो, नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हो। नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, 500 अंदर गया, नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, 500 बाहर आया। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम। गॉट इट? अब बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने पहले टाइडल वॉल्यूम अंदर लिया और उसके बाद पूरी ताकत लगाकर एयर को अंदर भरा, जिसे हम कहते हैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन। मतलब पहले मैंने टाइडल वॉल्यूम अंदर लिया, उसके बाद पूरी ताकत से मैंने लंग्स में एयर को भर दिया। मतलब पहले मैंने टाइडल वॉल्यूम लिया, मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, उसके बाद मैंने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया। जब नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद मैंने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, नॉर्मल इंस्पिरेशन में मैंने कितना अंदर लिया? 500 अंदर लिया ना। उसके बाद जब मैंने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया तो मैंने कितना अंदर लिया? 2500 से लेकर 3000 ml। एक बार फिर से समझो। देखो, पहले मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, मतलब टाइडल वॉल्यूम लिया, उसके बाद पूरी ताकत से मैंने इंस्पिरेशन किया, मतलब फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया। जब मैंने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया तो कितना अंदर लिया? 2500 से लेकर 3000। ये 2500 से लेकर 3000 क्या कहलाता है? ये कहलाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और IRB। लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटी में बच्चों याद रखना, चार पांच बातें हैं जिनको हमें समझना है। अगर ये चार पांच बातें हमें समझ में आ जाएंगी तो ये पूरा टॉपिक ही एक बार में समझ आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। तो याद रखना, नॉर्मल इंस्पिरेशन में 500 ml मैंने अंदर लिया, नॉर्मल एक्सपिरेशन में 500 बाहर निकाला, क्या हो गया? टाइडल वॉल्यूम। फिर मैंने टाइडल वॉल्यूम के साथ इंस्पिरेशन किया, उसके बाद पूरी ताकत लगाकर मैंने इंस्पिरेशन किया। जब पूरी ताकत लगाकर मैंने इंस्पिरेशन किया तो 2500 से 3000 ml एयर अंदर पहुंचा। इसे क्या कहते हैं? IRB, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहते हैं? IRB और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर टाइडल वॉल्यूम के बाद फोर्सफुल इंस्पिरेशन होगा तो IRB और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंदर जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को मिला दें, टाइडल वॉल्यूम और IRB इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम मिला दें,
टाइडल वॉल्यूम कितना है 500, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है 250 से 3000। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 से 3500। कितना ml हो जाएगा, 3000 से 3500 ml ये कुल मिलाकर हो जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या कहेंगे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना। यस, हाँ नोट करवाऊंगा। हाँ ये पॉइंट नोट करवाऊंगा सिद्धार्थ, एक मिनट रुक जाओ, पहले जरा समझ लो इसको समझ लो, ये सारा पॉइंट मैं नोट करवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो अब जरा एक बार फिर से मेरी बात को समझो। देखो, नॉर्मल इंस्पिरेशन में मैंने 500 अंदर लिया, नॉर्मल एक्सपिरेशन में 500 छोड़ा, टाइडल वॉल्यूम। फिर मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, उसके बाद फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद क्या किया, फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया। कितना अंदर लिया, 2500 से 3000 ml। इसे मैंने क्या कहा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन दोनों को मैंने मिला दिया, मतलब टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कितना हो जाएगा, 3000 से 3500। इसे हम क्या कहेंगे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईसी। क्या कहेंगे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और आईसी। अगर दोनों को हम मिला देंगे तो दोनों के मिलाने से क्या बनेगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और आईसी। गॉट इट। अब इसको हम उल्टा करते हैं। पहले मैंने किया नॉर्मल एक्सपीरेशन, मतलब टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकाला, मतलब 500 ml को बाहर निकाला। उसके बाद मैंने फोर्सफुल एक्सपीरेशन किया, एकदम से बाहर निकाल दिया। जैसे बाबा रामदेव का वो होता है कपालभाति, उसको मैंने पहले मैंने नॉर्मल बाहर निकाला, मतलब टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाला, मतलब 500 बाहर निकाला, फिर पूरी ताकत से बाहर निकाल दिया। अब पूरी ताकत से बाहर निकाला तो हमारा कितना बाहर निकलेगा, 1100। कितना बाहर निकलेगा, 1100। और इस 1100 को हमें क्या कहना चाहिए, इस 1100 को हमें कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए 1100 को, बताओ मुझे। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। फिर से एक बार समझो, मैंने पहले टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकाला, मतलब नॉर्मल एक्सपीरेशन किया, फिर फोर्सफुल एक्सपीरेशन किया। जब फोर्सफुल एक्सपीरेशन किया, कितना बाहर निकाला, 1100। ये 1100 क्या कहलाता है, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ERB। अब अगर मैं टाइडल वॉल्यूम और ERB को मिला दूं तो 1100 और 500 कितना होता है, 1600, 1600 ml। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। क्या कहलाएगा, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। अभी 5 वैल्यू मैंने आपके पास रखा। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद IRB, उसके बाद IC, उसके बाद ERB और उसके बाद EC। अब जरा मुझे सारे बच्चे जल्दी से ये बता दो, क्या ये पांचों के पांचों वैल्यू आपको समझ आ चुके हैं? अगर ये पांचों के पांचों वैल्यू आपको समझ आ चुके हैं तो हम इसको आगे बढ़ेंगे, अन्यथा फिर हम इसको दोबारा से समझेंगे। तो मुझे बताओ, सारे बच्चे बताओ, क्या ये पांचों के पांचों वैल्यू आपको समझ आ चुके हैं? हाँ, आरबी के बारे में अभी बात करेंगे बेटा। सिद्धार्थ, अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी हमारी बात कंप्लीट नहीं हुई। देखो, स्टेप बाय स्टेप हम बात कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम बात कर रहे हैं, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई, अभी हम बात पूरी करेंगे, ठीक है ना। उदिता का मुझे अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। उदिता बताएंगी कि उदिता को ये समझ आ चुका है या नहीं आया है। अगर नहीं आया तो मैं फिर से एक बार समझाऊंगा, डोंट वरी। जब तक आपको समझ नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरी टीचिंग में बगैर समझे आगे बढ़ना शामिल है ही नहीं। चलो, तो ये हमने अभी पढ़ा, ये अभी हमने पढ़ा। फिर एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, तो और भी ज्यादा और भी बेहतर समझ में आएगा। मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, 500 ml अंदर लिया, नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, 500 छोड़ दिया, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। फिर मैंने टाइडल वॉल्यूम अंदर लिया, उसके बाद फोर्सफुल वॉल्यूम अंदर लिया, मतलब 2500 से 3000।
तो ये क्या हो गया IRB। फिर मैंने टाइडल वॉल्यूम और IRB को जोड़ दिया। जब मैंने टाइडल वॉल्यूम और IRB को जोड़ दिया तो क्या हो गया, IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 3000 से 3500, 3000 से 3500 इसका वैल्यू होगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमने इस प्रोसेस को उल्टा किया। पहले हमने नॉर्मल एक्सपीरेशन किया, मतलब टाइडल वॉल्यूम छोड़ा, मतलब 500 छोड़ा। उसके बाद हमने फोर्सफुल एक्सपीरेशन किया। जब हमने फोर्सफुल एक्सपीरेशन किया तो कितना छोड़ा, जब हमने फोर्सफुल एक्सपीरेशन किया तो हमने 1100 छोड़ दिया। ठीक है ना, दोनों मिलाकर कितना हो गया, यस सिद्धार्थ वेरी गुड, तुम्हारे मैं देख रहा हूं रिस्पॉन्स, दोनों मिलाकर कितना हुआ 1600। मुझे बताओ इस 1600 का नाम क्या होना चाहिए, लिख के बताओ जल्दी से। 1600 का नाम क्या होना चाहिए, यस धनश्री ने लिखकर बताया, वेरी गुड। इसका नाम हो जाएगा EC। EC मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। एक्सपीरेटरी कैपेसिटी इसका नाम हो जाएगा। हाँ, वाइटल कैपेसिटी हम सभी के बारे में बात करेंगे गायत्री, बट ये अगर 5 वैल्यू ढंग से आपको समझ में आ जाएंगी तो बाकी सबको समझने में कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि बेसिक वैल्यू है 5 ही है। बेसिक वैल्यू कुल मिलाकर ये 5 ही है। अगर ये बेसिक वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी तो सारी समझ में आ जाएगी, टेंशन नहीं लेना। ठीक है ना, हाँ सिद्धार्थ आप तुमने ठीक लिखा है EC। ठीक है, तो क्या मैं ये मान लूं कि ये पांचों वैल्यू सारे बच्चों को समझ में आ चुकी है? चलो समझ में आ चुकी है तो एक छोटा सा टेस्ट है आपके लिए। अच्छा सिद्धार्थ, ओके डोंट वरी। एक छोटा सा टेस्ट है आपके लिए, जल्दी से मैं आपके सामने एक वैल्यू रखूंगा और आपको उसका वॉल्यूम कितना है वो लिख देना है, मतलब उसका वैल्यू कितना है वो आपको जल्दी से टाइप कर देना है। एक छोटा सा टेस्ट है आपके सामने, चैट मेरे सामने खुला हुआ है, सारे बच्चे तैयार हो जाएंगे और जो भी मैं आपसे पूछूंगा चलो सबसे पहले अपना, हाँ सबसे पहले मुझे बताओ कि टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू कितना है। चैट मेरे सामने खुला हुआ है, टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू कितना है? यस गायत्री का जवाब आया, टाइडल वॉल्यूम सिद्धार्थ, टाइडल वॉल्यूम यस 500। अच्छा अब मुझे बताओ, सारे बच्चों ने सही लिखा है, सारे बच्चे पास हैं इसमें। अब मुझे बताओ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या IRB का वैल्यू कितना है, अब जल्दी से ये बताओ। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और IRB। हाँ धनश्री का आंसर बिल्कुल ठीक आया है, बाकी बच्चे भी बताएंगे IRB या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का वैल्यू कितना है। अभी केवल धनश्री का आंसर आया है, करेक्ट आंसर अभी केवल धनश्री का आया, IRB और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका आंसर बताने में मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो जरा एक स्लाइड देखो, उससे ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर मैं इसको नोट भी कराऊंगा। जरा एक स्लाइड ये ध्यान से देखो, देखो इसको जरा ध्यान से देखो। इसके सेंटर पर हमने क्या लिया है, इसके सेंटर पर हमने लिया है टाइडल वॉल्यूम। जरा ध्यान से इस स्लाइड को देखना, इसके सेंटर पर हमने क्या लिया है, इसके सेंटर पे हमने लिया है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है ना, तो ये देखो ये हुआ टाइडल वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू यहाँ पर कितना है याद रखना, इसके सेंटर पे हमने टाइडल वॉल्यूम दिया। टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 ml। ठीक है, ऊपर हमने लिया IRB इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका वैल्यू कितना है 2500 से 3000। ठीक है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना हो गया 3000 से 3500, और ये बन गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और IC। क्या बन गया, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और IC। ठीक है, फिर इसको हमने उल्टा किया,
मतलब नॉर्मल एक्सपीरेशन किया, और नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद हमने फोर्सफुल एक्सपीरेशन किया, कितना बाहर निकला 1100, और इस 1100 को हमने क्या नाम दिया, ERB, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसका वैल्यू कितना है 1100। फिर इन दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना हो गया 1600। इसका नाम क्या है, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। क्या नाम है, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। गॉट इट माय पॉइंट। अब देखो, अगर ERB टाइडल वॉल्यूम और ERB इन तीनों को हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 4600 हो जाएगा। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वाइटल कैपेसिटी। IRB प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ERB, अगर इन तीनों को हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा। चलो एक बार जरा इसको फिर से समझो, एक बार फिर से समझो, ठीक है ना। एक बच्चे ने लिखा है कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है तो जरा एक बार इसको फिर से समझो, फिर हम समझेंगे। क्योंकि अगर ये 4-5 वैल्यू आपको समझ आ जाएगी तो सारी बात समझ में आ जाएगी। देखो, सबसे पहले जब आपने नॉर्मल इंस्पायर किया या नॉर्मल एक्सपायर किया, आपने कितना छोड़ा, 500 लिया, 500 छोड़ा, क्या कहलाता है, ये टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। बिल्कुल नॉर्मल आपने इंस्पायर किया, नॉर्मल आपने एक्सपायर किया, 500 अंदर लिया, 500 बाहर लिया, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। गॉट इट। क्या सभी बच्चों को टाइडल वॉल्यूम पूरी तरह समझ आ रहा है? जल्दी से, हाँ 500 ml है। जल्दी से सारे बच्चे अपना अपना रिस्पॉन्स दो, क्योंकि ये चीज समझाना बहुत जरूरी है। ये अगर आपको यहां समझ नहीं आएगा तो कभी समझ नहीं आएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन या नॉर्मल एक्सपीरेशन में जितना हमने अंदर किया या जितना बाहर किया वो टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। फिर हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन लिया और उसके बाद फिर हमने फोर्सफुल इंस्पिरेशन लिया। एक काम करो, जरा ये 4-5 वैल्यू को पहले नोट कर लो, पहले नोट कर लो, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर नोट करेंगे तो नोट करने में भी बहुत सारी बातें हमको समझ में आती हैं। सबसे पहले नोट करो, टीवी और टाइडल वॉल्यूम। टीवी और टाइडल वॉल्यूम, टीवी और टाइडल वॉल्यूम, स्पेलिंग यहां देखते जाना इनकी, टीवी और टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, इसमें नोट कर लो, हेडिंग डालेंगे वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ लंग्स। टीवी और टाइडल वॉल्यूम जरा नोट कर लो। इसमें क्वांटिटी ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड, quantity of air inhaled or exhaled, quantity of air inhaled or exhaled during normal inspiration, inhaled or exhaled during normal inspiration or normal expiration. Quantity of air inhaled or exhaled during normal inspiration or normal expiration is called as tidal volume. Is called as tidal volume. वैल्यू हो जाएगा 500 ml, 500 ml। ठीक है, अब दूसरा नोट करेंगे, IRB, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और IRB, IRB और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नोट करेंगे, इफ
normal inspiration, if normal inspiration or intake of tidal volume, normal inspiration or intake of tidal volume, if normal inspiration or intake of tidal volume is followed by forceful inspiration, is followed by forceful inspiration, then it is called as inspiratory reserve volume. It is called as inspiratory reserve volume. It is called as inspiratory reserve volume. Value for this is 2,500 to 3,000. Value for this is 2,500 to 3,000 ml. उसके बाद नोट करेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, आईसी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, आईसी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और आईसी। टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, tidal volume and inspiratory reserve volume are collectively called as, tidal volume and inspiratory reserve volume are collectively called as EC or expiratory capacity. EC or expiratory capacity. अच्छा, अब इसका एक डेफिनेशन और नोट करो। एक डेफिनेशन और है इसका, वो भी नोट कर लो। नहीं, आईसी और एसी अलग। देखो, आईसी मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और ईसी मतलब एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। सिद्धार्थ, ये दोनों एक नहीं, दोनों अलग अलग हैं। अभी एक्सपीरेटरी कैपेसिटी में हम आएंगे, अभी हमने बात ही नहीं की उसके बारे में। ठीक है, एक डेफिनेशन इसको और नोट कर लो। इफ नॉर्मल एक्सपीरेशन is followed by, if normal expiration is followed by, अच्छा, क्या मैंने इसको ईसी बोल दिया था? नहीं बेटा, ये ईसी नहीं है, आईसी। अगर मैंने गलती से ईसी बोल दिया है तो वो गलती से बोल दिया है। आईसी है, आईसी और ईसी अलग है। अगर मैंने बोल दिया तो वो गलत था, इसको आईसी बोलेंगे। ठीक है, इसका अगला डेफिनेशन है, इफ नॉर्मल एक्सपीरेशन इज फॉलोड बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, normal expiration is followed by forceful inspiration, then it is called as forceful inspiration, then it is called as inspiratory capacity. हो सकता बोल दिया हो, कोई बात नहीं, गलती सभी से हो जाती है भाई। अच्छा, अब जरा मुझे सारे बच्चे बता दो, ये जितना नहीं, इसी हम बाद में बात करेंगे। अभी हमने आईसी की बात। अब मुझे बताओ, ये 3 डेफिनेशन हमने नोट किया है, क्या ये तीनों डेफिनेशन सभी बच्चों को परफेक्टली समझ आ चुका है? जल्दी से मुझे ये बता दो, क्या ये तीनों डेफिनेशन सभी बच्चों को परफेक्टली समझ आ चुका है? जरा मुझे ये बता दो।
जल्दी से बताएंगे एक बार, क्या ये डेफिनेशन सभी बच्चों को समझ आ चुका है? ठीक है, तो अब कल हम इसे आगे बढ़ाएंगे, इस यहां से आगे हम इसे कल बढ़ाएंगे। आज हम लोग यही कंप्लीट करते हैं, कल हम इसे आगे बढ़ाएंगे और इसके जो आगे के कंटेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।